Hello everyone. I would like to welcome once again in today's video. In today's video, I'm going to explain you a new chapter from class 10th First Flight book saying. And the name of the chapter is Two Stories About Flying. Already I have explained part 1 and now I'm going to explain you part 2 about the following chapter के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस न्यू स्टोरी को. बिफोर प्रोसीडिंग टू हेड जस्ट आई वांट टू गिव ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में. द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है. इस स्टोरी को नरेट किया है द नरेटर हिमसेल्फ ने. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. दैट मीन्स यहाँ पे जो सिनेरियो यहाँ पे बताया गया है वो रात का समय का है. यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं, चंद्रमा मेरे पीछे पूर्व की तरफ था. मेरे ऊपर खुले आसमान में जो स्टार थे बहुत ही शाइनिंग कर रहे थे और पूरे क्लियर स्काई में ना तो एक सिंगल क्लाउड था. दैट मीन्स ब्यूटी ओके, जो बिगनिंग ऑफ द लाइन को यहाँ पे नरेटर ने बहुत ही ब्यूटीफुली के साथ डिस्क्राइब किया है. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड. वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो अकेले ही उस ओल्ड डेकोटा में ट्रैवल कर रहा था. जो कंट्री साइड के जो लोग थे वो सब पीसफुली सो रहे थे. I was flying my old Dakota airplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. That means यहाँ पे जो नरेटर बता रहे हैं कि he was flying in his old Dakota airplane जो जा रहा था फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ. While traveling, while flying, he was dreaming of his holiday के बारे में, जो हॉलिडे उनको कुछ दिनों के बाद मिलने वाली थी. दैट मीन्स यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हुए ही वॉज फ्लाइंग इन द ओल्ड डेकोटा, ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट हिज हॉलीडे के बारे में सो दैट ही कैन स्पेंड हिज क्वालिटी टाइम विद द फैमिली. I looked at my watch 1:30 in the morning. While traveling, he looked at his watch. और उस समय उसकी घड़ी में टाइम बता रहा था 1:30 इन द मॉर्निंग में. I should call Paris control room soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the light of a big city in front of me. While traveling, he thought, क्यों ना मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए और मुझे ये बताना चाहिए कि मैं कहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ. आफ्टर ऑल, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग अलोन सो दैट आई कैन इन्फॉर्म टू द पेरिस कंट्रोल रूम. इसी वजह से उन्हें पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करने के लिए डिसाइड करते हैं. I switched on the radio and said, Paris control room, Dakota DS 088, hear me. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो जैसे ही उसने अपना जो रेडियो को ऑन करता है और उस रेडियो में उसने कहना स्टार्ट करता है, पेरिस कंट्रोल रूम, डेकोटा DS 088, क्या आप मेरी बातें सुन सकते हो? मैं फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ. ओवर. इतना बोलने के बाद उसने पेरिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर दिया अबाउट हिज जर्नी के बारे में. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली. तो जैसे ही उस रेडियो का उसने जो रिप्लाई ओके आंसर जो उसने रिस्पॉन्स दिया था पेरिस कंट्रोल रूम में, वहां से एक रिस्पॉन्स आता है और वहां से एक वॉइस आती है उस रेडियो के थ्रू और बोलती है, DS 088, मैं आपकी बातें सुन सकता हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. DS 088 ओवर.
तो उस रेडियो से जो आंसर मिलता है वो भी बहुत ही इमीडिएटली, वहां से जो आंसर मिल रहा था वो कह रहा था DS0088, मैं आपकी बातें सुन सकता हूँ, आपके प्लेन को लगभग 12 डिग्री वेस्ट की तरफ आपको टर्न करना है। DS0088 ओवर। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों के बाद में जो कन्वर्सेशन था, जो चिट चैट था, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। I checked the map and the compass, switch over my second and last fuel tank, and turned the old Dakota 12 degree west towards England. तो बिफोर प्रोसीडिंग टू हेड, तो उस नरेटर ने अपने जितने भी कंपोज बॉक्स थे, उसका जो लास्ट टैंक जो फ्यूल था उसको भी उसने ऑन कर देता है, और अपने उस ओल्ड डेकोटा प्लेन को क्या करता है, 12 डिग्री इंग्लैंड की तरफ मोड़ देता है। दैट मीन्स ही फॉलो द इंस्ट्रक्शन दैट गिवन इन द पेरिस कंट्रोल रूम। I will be there in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well and it was an easy flight. तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन उसको बोलते हैं पेरिस कंट्रोल रूम के, आपको 12 डिग्री टूवर्ड्स आपको टर्न करना है, उसकी बातों को ओबे करने के बाद ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज ब्रेकफास्ट। दैट मीन्स ही वॉज ट्रैवलिंग अलोन इन द क्लियर अबाउट द स्काई, और यहाँ पे सोच रहा है early in the morning, before, okay, early in the morning I will reach and I will have a big English breakfast, because उसकी जो जर्नी थी बहुत ही इजी होने वाली थी और बहुत ही स्मूथली पास्ड होने वाली थी, and he was thinking about his breakfast time also. Paris was about 150 kilometer behind me when I saw the cloud. लगभग पेरिस से निकले हुए लगभग 150 किलोमीटर पास हो चुके थे, और सडनली उनके ओल्ड डेकोटा के सामने बहुत ही ह्यूज, बहुत ही गिग्नाटिक क्लाउड दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे मानो कोई माउंटेन के समान हो। तो यहाँ पे बता रहा नरेटर कि लगभग पेरिस से निकले हुए 150 किलोमीटर पास हो चुके हैं, और सडनली वो देखता है बहुत ही गिग्नाटिक या ह्यूज क्लाउड बादल को। Storm clouds, there were huge, they looked like a black mountains standing in front of me across the sky. लगभग पेरिस कंट्रोल रूम से 150 किलोमीटर पास हो चुकी है उसकी जर्नी, और उसने देखा कि बहुत बड़े क्लाउड, बहुत बड़े गिग्नाटिक ह्यूज माउंटेन की तरफ दिखाई देने वाले एक आंधी तूफान दिखाई दे रहा है, वो भी उसके सामने। दैट मीन्स इतना बड़े क्लाउड दिखाई दे रहे हैं कि मान लो पूछो मत, जैसे कि बहुत बड़े ब्लैक माउंटेन के समय दिखाई दे रहे हैं। Now he was confused. I knew I could not fly up over them, and I did not have enough to fuel to around to north to or south. That means जैसे ही उसने उस ब्लैक माउंटेन क्लाउड स्टॉर्म को देखता है, he was confused because उसके उस ओल्ड डेकोटा में इतना सफिशिएंट फ्यूल नहीं बचा था कि जिससे कि वो नॉर्थ और साउथ की तरफ से घूम के जा सके, और ना ही वो वापस पेरिस जा सकता था। दैट मीन्स ही डोंट हैव इनफ फ्यूल सो दैट ही कैन फ्लाई अराउंड देम नॉर्थ और साउथ की तरफ। दैट मीन्स वो टोटली कंफ्यूज था, और ना ही उसके ओल्ड डेकोटा में इतना सफिशिएंट फ्यूल बचा हुआ था कि वो नॉर्थ और साउथ की तरफ घूमकर जा सके। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. लेकिन कुछ मोमेंट के लिए सोचता है कि मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए, और पेरिस वापस जाऊंगा तो लगभग उतना सफिशिएंट इसको अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सोचता है कि मुझे अपना कुछ समय स्पेंड करना, अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपने परिवार के साथ भी है, और मुझे बहुत ज़्यादा बिग ब्रेकफास्ट करना है, वो भी इंग्लिश। ये उसके बारे में ड्रीमिंग कर रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे वो कंफ्यूज था कि क्या किया जाए, कि वापस पेरिस वापस जाया जाए, वापस जाना चाहिए, या नॉर्थ और साउथ घूमकर उस क्लाउड को क्रॉस करना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे वो टोटली डिलेमा है, ही वाज कंफ्यूज।
what should he do? He should go back to Paris या अदरवाइज ही गो अहेड, क्योंकि उसको अपना कुछ क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ बिताना था. I wanted that breakfast. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. That means यहाँ पे वो अपने उस ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था. तो फाइनली वो अपने अपने डिटरमाइन करता है कि चलो ठीक है, फाइनली मुझे रिस्क लेना चाहिए. और फाइनली वो रिस्क लेने के बाद अपने ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन को सीधे क्या करता है, उस स्टॉर्म में स्ट्रेट फ्ली कर देता है. दैट मीन्स ही स्ट्रेट फ्लाई करते हुए सीधे स्टॉर्म में एंटर कर देता है. द रेस्ट ऑफ द स्टोरी आपको आगे समझ आएगी. Inside the cloud, everything was suddenly black. It was impossible to see everything outside the aeroplane. तो फाइनली उस नरेटर ने अपने आप में रिस्क लिया, क्योंकि उसके पास ना सफिशिएंट फ्यूल नहीं बचा था कि वापस वो पेरिस जा सके, और ना ही इतना ज़्यादा उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूल बचा था कि वो नॉर्थ और साउथ की तरफ घूमकर उस क्लाउड को क्रॉस कर सके. फाइनली उसने अपने आप में डिटरमाइन किया, अपने आप में रिस्क लिया, और फाइनली वो अपने ओल्ड डेकोटा को सीधे स्टॉर्म में एंटर करता है. जैसे ही वो एंटर करता है उस क्लाउड के अंदर, उस स्टॉर्म के अंदर, सडनली जैसे ब्लैकनेस छा जाता है. उस ओल्ड डेकोटा के बाहर उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बिकॉज फाइनली ही वॉज स्टक इन द ब्लैक क्लाउड. क्योंकि वो जैसे वो उस ब्लैक क्लाउड के अंदर एंटर करता है, तो उसका जो एरोप्लेन था बहुत ज्यादा जंप्ड एंड ट्विस्टेड होना स्टार्ट कर देता है. दैट मीन्स वी कैन नॉट गो अगेंस्ट इन द क्लाउडी स्टॉर्म. तो फाइनली उस नरेटर ने रिस्क लेने के बाद अपने उस ओल्ड डेकोटा को उस क्लाउडी स्टॉर्म में एंटर करने के बाद सडनली ब्लैकनेस छा जाता है. उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वेयर ही वॉज ट्रैवलिंग. और उसका जो ओल्ड डेकोटा था बहुत ज्यादा जंप करते हुए ट्विस्ट करते हुए एयर में ट्विस्टेड कर रहा था. तो फाइनली उसने अपने जो कंपोज था उसको चेक किया, तो उसको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो पाया था. क्यों नहीं बिलीव हो पा रहा था? Okay, as you can see in the image also, the narrator was stuck in the cloudy storm, because he can't see anything else out of cloud. तो जैसे ही उसने अपने कंपोज को चेक किया, तब उसको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो पाया था. क्यों नहीं बिलीव हो पा रहा था? क्यों? उसके पीछे रीजन है. लेट्स सी. द कंपोज वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. दैट मीन्स उस जो कंपोज बॉक्स की जो नीडल थी वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड करके वो टर्न कर रही थी. दैट मीन्स जो कंपोज बॉक्स था वो कंप्लीटली डेड हो चुका था. द कंपोज बॉक्स ऑल्सो नॉट वर्किंग. It would not work. The other instrument were suddenly dead too. दैट मीन्स यहाँ पे उसका जो कंपोज बॉक्स था उसकी जो नीडल थी वो भी वर्क नहीं कर रही थी. दैट मीन्स वो डेड हो चुका था. उसने अपने जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे उन सभी को उसने चेक किया, रेडियो, मैप, उन सभी को चेक किया, लेकिन वो भी कंप्लीटली डेड हो चुके थे. कुछ भी वर्क नहीं काम कर रहा था उस स्टोर में एंटर करने के बाद, और ना ही रेडियो काम कर रहा था. जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उसके पास, जितने भी जो चीजें थी मैसेज देने वाली, जैसे कंपोज बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट, वो सब के सब कंप्लीटली डेड पड़ चुके थे. पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर. तो फाइनली उसने रेडियो को उठाकर उसने कुछ रिस्पॉन्स देने की कोशिश भी की. उसने कहना स्टार्ट कर दिया, पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मेरी बातें सुन सकते हो? तो उस रेडियो से कोई भी रिस्पॉन्स या कोई भी आंसर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसका जो रेडियो था, कंपोज बॉक्स था, जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सब के सब डेड हो चुके थे. द रेडियो वॉज डेड टू. आई हैड नो रेडियो, नो कंपोज बॉक्स, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. ना तो उसके पास जो रेडियो काम कर रहा था, और ना ही कोई मैप या कोई इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा था, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट वो थे वो सब के सब डेड पड़ चुके थे. क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे
ट्रैवलिंग कर रहा है और फाइनली उसको लगता है कि मैं अपने उस स्टॉर्म में लॉस्ट हो चुका हूँ। अब यहाँ पे फाइनली नरेटर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वेयर ही वॉज ट्रैवलिंग, क्योंकि वो उसका जो कनेक्टिविटी थी इन द एयर में वो ब्लॉक हो चुकी थी। दैट मीन्स फाइनली ही वॉज लॉस्ट, ही वॉज स्टक इन द ब्लैक क्लाउड। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। जब वो उस क्लाउड में स्टक हो चुका था और सडनली उसके आगे आगे उन सभी बादलों के आगे एक उसको एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। वो कौन सा एरोप्लेन था, कहाँ से आया था, कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वो स्टॉर्म में ट्विस्ट कर रहा था, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द क्लाउड उसको एक अनदर एरोप्लेन दिखाई देता है। वो कौन सा एरोप्लेन था, कौन था, कहाँ से आया था, किसने भेजा था, उसको कुछ भी पता नहीं था। तब जो एरोप्लेन उसके आगे आगे जा रहा था वो एक प्रकार मिस्टीरियस एरोप्लेन था। हो सकता है कि उस एरोप्लेन की हेल्प करने के लिए वो आया हो, वो उसके सपोर्ट करने के लिए वो एक मिस्टीरियस एरोप्लेन बनकर उसका मसीहा बनकर उसको सपोर्ट करने आया हुआ था। It had no light on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. अब यहाँ पे वो नरेटर बता रहा है कि जो मिस्टीरियस एरोप्लेन था उसके आगे आगे फ्लाई कर रहा था वो कहाँ से आया था, क्योंकि उस ब्लैक एरोप्लेन के विंग्स पे ना तो कोई लाइट दिखाई दे रही थी। हाँ, इतना जरूर है कि मैं उस स्टॉर्म को मैं बहुत ही क्लियरली के साथ देख सकता था, क्योंकि वो मेरे नियर बाय में फ्लाई कर रहा था। I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted me, okay, one hand and waved. तो यहाँ पे नरेटर बता रहा है कि उस पायलट के मैं जो पायलट का जो फेस था उसको बस देख सकता था। वो कौन था, कहाँ से आया, कौन मेरी मदद करने जा रहा था, उसमें कोई भी समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि फाइनली जो ब्लैक एरो पायलट था, एक उसकी लाइफ में एक मसीहा बनकर, एक गाइड बनकर उसका सपोर्ट करने के लिए आया हुआ था। तो यहाँ पे लिखा है आई कुड सी द पायलट फेस। तू अपने उस ओल्ड डिकोटा में बैठकर उस ओल्ड पायलट का फेस देख सकता था। और मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि उस व्यक्ति ने मुझे अपना हाथ को लिफ्ट करते, मुझे इशारा करते, मुझे वेव कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पीछे आने दो, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग। दैट मीन्स उस पायलट ने अपने हाथों को वेव करते उसने कहा, ओल्ड डिकोटा फॉलो मी। एंड आई फॉलोड हिम लाइक ए ओबीडियंट चाइल्ड। तो उस जो अदर मिस्टीरियस प्लेन था, उस एरोप्लेन पायलट ने मुझे इशारा करते हुए, मुझे वेव करते, मुझे कुछ इंडिकेशन दे रहा था जिससे कि मैं उसको फॉलो कर सकूं, बिकॉज आई वॉज लॉस्ट इन द क्लाउडी स्टॉर्म। दैट मीन्स ऐसा लग रहा था कि मान लो उस ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी हेल्प करने के लिए इंटेंशन से वहां पे उसको हेल्प कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my old Dakota so that it would to be easier to follow me. That means उस एरोप्लेन ने स्लोली नॉर्थ की तरफ, उस ओल्ड डेकोटा की तरफ उसके आगे आगे जा रहा था। जब कोई एरोप्लेन कोई किसी को गाइड करता है, किसी को रास्ता बताता है, तो उसको फॉलो करने में हमारे लिए बहुत ही इजी टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे उस एरोप्लेन ने उसकी हेल्प करने की सोची और उसको कहता है कि आप मेरे पीछे पीछे फॉलो करते हुए आने दीजिए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा था। क्योंकि जो एरोप्लेन में उसका पीछा कर रहा था एक प्रकार का स्ट्रेंज एरोप्लेन था और मेरे लिए क्या था, एक मिस्टीरियस एरोप्लेन था। Half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud. तो यहाँ पे नरेटर बता रहे लगभग आधे घंटे तक जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो उसके आगे आगे जा रहा था इन द क्लाउडी स्टॉर्म में। नाउ यू कैन सी द इमेज ऑल्सो। लगभग आधे घंटे तक उस ब्लैक एरोप्लेन ने उसको पीछे करते हुए उसको फॉलो करते गया। लगभग आधे घंटे तक उस क्लाउडी बॉर्डर में उसको उस स्ट्रेंज एरोप्लेन उसको सपोर्ट किया। फिर यहाँ पे लिखा नाउ
There was only enough fuel in the old Dakota to last tank to fly for 5 or 10 minutes more. जैसे ही उस नरेटर ने उस अपने फ्यूल टैंक को चेक किया, तो चेक करते उसको मालूम पड़ता है कि लगभग 5 और 10 मिनट ही उसका ओल्ड डेकोटा फ्लाई कर सकता है. दैट मीन्स ही वॉज स्टक इन द ओल्ड क्लाउडी स्टॉर्म. तो फाइनली ओके लास्ट जो फ्यूल टैंक बचा हुआ था, उसने उसको चेक करता है, तो चेक करने पर पता चलता है कि उसको जो लास्ट टैंक का जो फ्यूल था ओनली 10 और 5 मिनट ही ट्रैवल कर सकता था. इतना ही सफिशिएंट फ्यूल बचा हुआ था इस ओल्ड डेकोटा में. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down. I followed through the storm. जब मैंने अपने ओल्ड फ्यूल टैंक को चेक किया तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट फ्यूल नहीं बचा है. ओनली 5 और 10 मिनट में ही ट्रैवल कर सकता था. इतना ही फ्यूल उसके टैंक में सफिशिएंट बचा हुआ था. तो इस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है. लेकिन फाइनली वो सोचता है कि जैसे ही उसका ब्लैक एरोप्लेन जो मिस्टीरियस एरोप्लेन था उसके आगे आगे जा रहा था, उसको फॉलो करते हुए वो नीचे जा रहा था. Suddenly I came out of the cloud and saw two long straight lines of light in front of me. Suddenly उस क्लाउड से मैं बाहर आ जाता हूँ और मुझे उस सिटी के बाहर दो स्ट्रेट जो लाइन होती है जिसको बोलते हैं लैडर, एक रनवे जिसको दिखाने लग गया. दैट मीन्स फाइनली the all the Dakota plane, okay, pilot was came out from the safely in the cloudy storm. और जैसे ही उस क्लाउडी स्टॉर्म से बाहर आता है, तो उसको एक सिटी लाइट दिखाई देती है. और जैसे ही वो सिटी लाइट देखता है तो फाइनली उसको जो जो ट्रैक होता है, जो रेडर होता है, उसको दिखाई देने लग जाता है. दैट मीन्स वो सेफली उस क्लाउडी स्टॉर्म से बाहर आ जाता है. और जैसे ही अपने आप को देखता है कि फाइनली ही वाज केम आउट फ्रॉम द स्टॉर्मी, अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ फील करता है कि finally I was came out from the stormy cloud. I was a runway. It was a runway, an airport. It was I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. जैसे ही उसने उस क्लाउडी स्टॉर्म से बाहर आता है, तो फाइनली उसको एक रनवे जो ट्रैक था जिसको बोलते हैं रेडर, उसको दिखाई देता है, एक एयरपोर्ट. तब फाइनली उसको रिलीफ फील होता है कि फाइनली मैं उस क्लाउडी स्टॉर्म से बाहर सेफली आ चुका हूँ. तो मैंने जैसे अपने आप को टर्न किया, तो मैंने उस अपने फ्रेंड को देखने की कोशिश की जिसने मुझे उस ब्लैक एरोप्लेन में, उस ब्लैक क्लाउडी स्टॉर्म में मुझे सपोर्ट किया. लेकिन जैसे ही वो उस स्काई में देखता है, तो पूरा स्काई एम्प्टी दिखाई दे रहा था. उस स्काई में कोई भी एरोप्लेन दिखाई नहीं दे रहा था. दैट मीन्स यहाँ पर वो इतना ज़्यादा क्यूरियस था कि फाइनली मेरी मेरी हेल्प करने के लिए वो पायलट कौन था, जिसने मेरी हेल्प करने के लिए एक मसीहा बनकर वो मेरे सपोर्ट में बाहर आया. तो उस क्लियर स्काई में कोई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. आई कुड सी ए एनीवेयर. क्योंकि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि जो ब्लैक एरोप्लेन उसको फॉलो कर रहा था वो कहाँ गया, क्योंकि वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो डिसअपियर हो चुका है इन द स्काई में. I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. तो फाइनली वो लैंड होने के बाद वो वहाँ पे जो कंट्रोल टावर था, वहाँ पे जाकर उसने इंक्वायरी करने की कोशिश भी की. उसने पूछा है कि वहाँ पे जो ओल्ड डेकोटा उसके आगे आगे जो एरोप्लेन फ्लाई हो रहा था वो कहाँ गया. तो वहाँ पे एक पेरिस कंट्रोल रूम में जहाँ पहुँचने पर इंग्लैंड के कंट्रोल रूम में जाके इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि वहाँ पे इन द क्लियर स्काई में कोई भी एरोप्लेन नहीं था एक्सेप्ट नरेटर का. तो फाइनली वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि जिस पायलट ने उसकी हेल्प की वो कहाँ गया. तो यहाँ पे लिखा है, I went and asked the woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. तो जैसे ही उस नरेटर ने वहाँ के जो कंट्रोल टावर था, वहाँ से एक वुमन से उसने इंक्वायरी करने की कोशिश भी की. उसे पूछा
कि वो जो दूसरा पायलट कहाँ गया, क्योंकि मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू द अदर पायलट जिसने मेरी हेल्प की उस क्लाउडी स्टॉर्म में सेफली रीच होने में। जो वुमन थी उसकी तरफ बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ देख रही थी और उसको देखकर बहुत ज्यादा हंस भी रही थी, क्योंकि उस वुमन को नहीं समझ आ रहा था कि क्या बात हो रही है, वो क्या पूछ रहा है, क्या इंक्वायरी कर रहा है। तो उस वुमन ने उस नरेटर को बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ देख रही थी और उसको देखकर बहुत ज्यादा हंस भी रही थी। तो उस वुमन ने कहा, अनदर एरोप्लेन up there in the storm, not other aeroplane was flying tonight, your was the only one I could see on the radar। तो उस वुमन ने बहुत ही स्ट्रेंज लुक के साथ उसको बोला, दूसरा एरोप्लेन आप देख सकते हैं कि आपका जो एरोप्लेन वो एक राडार पे खड़ा है, बस आपका ही एरोप्लेन आज रात उस स्टॉर्म में ट्रैवल कर रहा था, ओनली योर एक्सेप्ट योर एरोप्लेन। दैट मीन्स यहाँ पे उस नरेटर को अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो पाया। So, who helped me to arrive here safely without any compost box or radio? Without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without light? तो फाइनली वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सोचता है कि फाइनली वो उसने कौन था एरोप्लेन जिसने मुझे बिना कंपोस्ट बॉक्स के, बिना रेडियो के, मुझे अपनी जर्नी में या अपने मुझे उस सेफेस्ट प्लेस में पहुंचने के लिए मेरी मदद की। वो कौन हो सकता है, वो कौन सा ब्लैक एरोप्लेन हो सकता है जिसने मेरी हेल्प की उस स्टोमी स्टॉर्म में। और उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करता है कि फाइनली चलो ठीक है, उस मेरी इस क्लाउडी स्टॉर्म में मेरी मदद करने वाला व्यक्ति कौन था, क्योंकि मेरे पास ना तो कंपोस्ट बॉक्स था ना तो रेडियो था, लेकिन फिर भी मैं सेफली अपने उस एयरपोर्ट पे पहुंच जाता हूँ विदाउट द हेल्प ऑफ उस ब्लैक एरोप्लेन में। सो दिस इज द मिस्टीरियस स्टोरी। एट द एंड ऑफ तक स्टोरी में कोई भी पता नहीं चलता कि उसको हेल्प करने वाला व्यक्ति कौन था। जिस स्टोरी को नरेट किया द नरेटर हिमसेल्फ फेडरिक ने। So this is the end of the video. If you like my way of teaching, then you have to go and press the bell icon and also subscribe.